जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम सभी स्टूडेंट्स को। जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए क्योंकि आज पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर होने वाला है। ये आपका छठा मॉडल पेपर है, 5 पहले भी हो चुके हैं, तो यूट्यूब चैनल को ज्वाइन रखें आप और रेगुलर पेपर देखें, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप तरुणा डिफेंस एकेडमी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी आपको पता है, बुक्स है फ्लिपकार्ट अमेजोन पर मिल जाती है, घर मंगवा सकते हैं। इनकी ई बुक मोबाइल में पढ़ने के लिए ऐप डाउनलोड करें तरुणा डिफेंस एकेडमी का, उसमें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ये व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, इसको नोट करें, आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं। ये जो पेपर आपका रहेगा, मैं एक बार आपको बता दूं कि 2020 के अंदर 27 तारीख 12वें महीने में जो किरके का पेपर हुआ था, उस पेपर पर ये पेपर आधारित रहेगा। 15 प्रश्न आपके जीके के आते हैं, 15 साइंस, 15 मैथ्स और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहेंगे। जल्दी से जवाब दीजिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में टाइप किया हुआ आपको मिल जाएगा। थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो आपको पता ही है, ये भारत का हिस्सा है। मुख्यतः कुछ पोर्शन इसका पाकिस्तान में भी है, लेकिन मुख्यतः भारत का हिस्सा है। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, अगर आपको याद हो, ग्रेट इंडियन डेजर्ट किसको कहा जाता है? तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट थार के रेगिस्तान को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद मठ के लेखक कौन थे? एक बंगाली कथा थी ये। लेखक बताना है, बिल्कुल बंकिम चंद्र चटर्जी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले तो आपको पहले पता होने चाहिए, फर्स्ट राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही जवाब। सभी लोग जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे। बात कर रहे हैं हम दूसरे राष्ट्रपति की, तो दूसरे थे डॉक्टर राधाकृष्ण। ए ऑप्शन आपका सही होगा। बाकी ऑप्शन आपके एग्जाम में ये दिए हुए थे, आप देख पा रहे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत स्वतंत्र हुआ था, ये बहुत इजी प्रश्न आया था, किसी के पेपर में आया हुआ है। आर्मी का जो पेपर हुआ था, जीडी का, हाँ जी, 1947, कोई सोचने वाली बात नहीं है, 15 अगस्त को, ठीक है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी है जी रांची, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से है? ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से है? तो ये है आपका हॉकी से। ये देखो, ये प्रश्न आपका किर्की के एग्ज़ाम जो 2020 में हुआ था उसमें आया है। साथ ही जो अक्टूबर या नवंबर में हुआ था पेपर, स्टूडेंट्स एक बार कमेंट करके बताएंगे, अक्टूबर वाले पेपर में आया या नवंबर, जो अब 2000, हाँ बिल्कुल 22 का पेपर हुआ है, 2022 का पेपर हुआ है, उसमें जो अक्टूबर और नवंबर का पेपर हुआ है, अगर जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है आपके पास, उनसे पूछिए आप, तो इसमें ये पेपर जो प्रश्न है वो रिपीट हुआ है। इसका मतलब आप क्या समझे कि जो ओरिजिनल पेपर्स पुराने रहते हैं, 4-5 साल के ओरिजिनल पेपर आप कर लेते हैं, तो बहुत सारे प्रश्नों का आपको सॉल्यूशन एग्ज़ाम में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, बिल्कुल जे थॉमसन ने, सही जवाब है आपका। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन दिख रहे हैं सभी को, सही जवाब बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। बाबर की विशाल सेना थी और इसने तोपखाने का भी प्रयोग किया था, तो बाबर विजयी रहा था इसमें। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? जल्दी से जवाब दीजिए, बिल्कुल शुतुरमुर्ग, जिसको हम ऑस्ट्रिच के नाम से जानते हैं। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? इजी है ये तो, यमुना। आगरा भी पूछा जाए तो आगरा भी यमुना नदी के तट पर है, आगरा का भी नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? साइकिल का आविष्कार किसने किया था? देखो, जो व्यापारिक रूप से उपयोग की जाने वाली साइकिल थी, उसका आविष्कार बैरन कार्ल वॉन ड्राइस ने किया था, तो इनको माना जाता है जो साइकिल के आविष्कारक है। वैसे धीरे धीरे मॉडिफाई काफ़ी लोगों ने किया था, ठीक है। तो जो वर्तमान साइकिल जो है उसका ऐसे बोलते हैं कि जो स्ट्रक्चर उसका दे पाए थे, उनका नाम बैरन कार्ल वॉन ड्राइस था, ठीक है।
नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्र ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? तो हरा रंग आपको पता है धरती से संबंधित समृद्धि का प्रतीक है, समृद्धि का, ठीक है, उर्वरकता का, वृद्धि का, शुभता का, ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं? लौह पुरुष आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम जानते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये भारत के पहले गृह मंत्री थे। पहले गृह मंत्री अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न एग्जाम में तो फर्स्ट गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। देश को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, आपको पता है ऋग्वेद। वेद 4 रहे हैं, वेदों की संख्या 4 थी, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है, आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में स्थित, ऑप्शन के आधार पर हम देखेंगे तो कंचनजंगा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, जो वर्तमान में भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। वैसे आपको पता है माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है, जिसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा गोडविन ऑस्टिन K2 भी ऊंची पर्वत चोटी है। आपसे प्रश्न पूछा गया भारत में स्थित वर्तमान में जो ऊंची चोटी है, तो कंचनजंगा, बी ऑप्शन आप सही करेंगे। सामान्य विज्ञान के प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 16, जीके में कितने प्रश्न सही रहे एक बार बताएंगे? 15 में से 15 प्रश्न जीके के जो रहे, इसमें से 12-13 सही हैं क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी विधि सतह और पिंड के मध्य घर्षण को बढ़ाने के लिए उचित है? आपको पता है कि जब कोई भी दो सरफेस हो, दो सतह हो, मानो आप सड़क पे चल रहे हैं, इस तरह आप चल रहे हैं, तो सड़क क्या करती है कि वो एक विपरीत बल लगाती है, जो कि आपके चलने की जो गति है उसका विरोध करता है, जिसको हम कहते हैं घर्षण, ठीक है। कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु जब किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है, लुढ़कती है, या चलती है, या चलने का प्रयास करती है, तो उन दोनों के मध्य एक जो अपेक्षिक गति हो रही है, उसका विरोध जो गति करती है, जो विरोध जो बल करता है, उस बल को हम घर्षण बल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये कब बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, ये आपको बताना है। बिल्कुल सही जवाब, अगर जो उसकी रफनेस है सरफेस की, उसको इंक्रीज कर दिया जाए, जो खुरदरापन है सतह का उसको इंक्रीज कर दिया जाए, तो ये बढ़ेगा। तो ये कॉमन सेंस वाला प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, किर्की का एग्जाम था। थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाते तो आपका ये प्रश्न सही हो जाता। ए ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, औषधि की कौन सी शाखा शरीर उत्तक और द्रव से संबंधित है? उत्तक का अर्थ क्या है? टिश्यू है ना, और द्रव का अर्थ फ्लूइड्स। इनसे संबंधित कौन सी शाखा है वो आपको बताना है। तो सारे ऑप्शन अगर अपने देखें तो इसमें एक नाम आता है यहाँ पे पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होता है? इसमें कोई बीमारी है, कोई रोग है, उसका पता लगाया जाता है, और जब रोग का पता लगाते हैं तो हम, आपको पता है शरीर की जो उत्तक है, टिश्यू है, द्रव है, इनका प्रयोग करके पता लगाते हैं, इससे एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। एक ये वर्ड भी इम्पॉर्टेंट है, पेडियाट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि जो बच्चों से संबंधित रोग हैं, आप यहाँ से बोल सकते हो, बच्चों से संबंधित जो रोग हैं उनका पता लगाया जाता है। फिजियोथेरेपी आपको पता ही है, व्यायाम मांसपेशी से संबंधित है। फॉर्मोलॉजी क्या है? फॉर्मोलॉजी औषधि विज्ञान आप मान सकते हो, ठीक है, औषधि से संबंधित है। तो सही उत्तर सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ज़्यादातर खट्टे फल, स्ट्रॉबेरी और आलू में पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी आपने पढ़ा, इससे होने वाला रोग बताओ? स्कर्वी रोग होता है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप से प्राप्त होने वाला विटामिन है विटामिन डी, जो मानव शरीर में निर्मित किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्रेरक जिसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं, उत्प्रेरक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? देखो, वे पदार्थ जो कोई भी रिएक्शन हो रही हो, कोई अभिक्रिया हो रही है, उसकी
गति को, उसकी दर को बढ़ा देते हैं और स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उसको हम कहते हैं उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ये अभिक्रिया के अंत में स्वयं बदल देते हैं, अंत में स्वयं को नहीं बदलते। प्रकाश को उत्प्रेरक नहीं माना जा सकता। लाइट कांट बी कंसिडर्ड एज अ कैटलिस्ट। और नेक्स्ट है एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं। तो हाँ, एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। और अब आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रकाश को उत्प्रेरक नहीं माना जा सकता, ये देखो, ये नहीं वर्ड जो आ गया ना, इसके कारण ये गलत हो गया, क्योंकि प्रकाश, लाइट जो है वो एक उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक होता है। कुछ अभिक्रियाएं जो हैं अगर आप बंद कमरे में करते हो तो वो संपन्न नहीं होती है, लेकिन अगर उन्हीं अभिक्रियाओं को, उन्हीं प्रोडक्ट्स को ले जाकर आप अभिक्रिया करवाते हो प्रकाश में, लाइट में, तो वो अभिक्रिया जल्दी होती है। तो प्रकाश भी क्या हो गया, एक कैटलिस्ट हो गया, उत्प्रेरक हो गया। तो मतलब ये वाला गलत हो गया और ये वाला गलत हो गया। फर्स्ट और फोर्थ जिसमें है वो सही होगा, फर्स्ट और फोर्थ है सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एंजाइम जो है एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है, जैविक उत्प्रेरक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकी प्राणियों का उदाहरण है? ऑप्शन दिख रहे हैं सभी को? तो इसमें ये आपका अर्थ, वॉर्म और लीचेस हो जाएगा, केचुआ और जोंक, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग अलग अलग कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है? जैसे कोई हलचल, स्पर्श, दृष्टि, श्रवण या कोई विचार है, तो मस्तिष्क का कौन सा भाग अलग अलग कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन दिख रहे हैं सभी को? बिल्कुल, सेरिबेलम सही जवाब है, अच्छा प्रश्न है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, वसा में घुलने वाले विटामिन के कितने प्रकार उपलब्ध हैं? वसा में घुलने वाले विटामिन, आपको पता है मैंने क्या बताया था आपको कि एक क्या है, कीड़ा है, कीड़ा। ठीक है, कीड़े को क्या करते हैं हम, कीड़ा पानी में नहीं घुलता तो हम उसको वसा में घोल देते हैं। तो कौन कौन से विटामिन हो गए, ए, डी, ई, के, इसके अलावा कौन कौन से बच गए, बी और सी। तो बी और सी तो क्या होते हैं, जल में घुल जाते हैं। फिर एक कीड़ा होता है, कीड़ा जल में नहीं घुलता है तो उसको हम वसा में घोलते हैं। तो के, ई, डी और ए, ये 4 हो गए ना, 4 विटामिन वसा में घुलने वाले हैं, सी ऑप्शन सही है। और 2 विटामिन जल में घुलने वाले हैं, नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीने के पानी में फ्लोराइड की कितनी मात्रा की सिफारिश की जाती है? मतलब इससे अधिक मात्रा होने से नुकसान हो जाता है शरीर में, तो ये होता है आपका 0.7 ppm। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस विकल्प के जरिए हमारे शरीर को एमिनो एसिड प्राप्त होता है? एमिनो एसिड को हम प्राप्त करते हैं प्रोटीन से, सी ऑप्शन सही है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन से शरीर की वृद्धि होती है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कोर्बिक एसिड कहा जाता है? अभी थोड़ी देर पहले इसका जिक्र हुआ था, बिल्कुल, विटामिन सी जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है, इससे स्कर्वी रोग होता है, इसका नाम होता है एस्कोर्बिक एसिड। 2-3 बार प्रश्न आ चुका है आर्मी में, नोट कर लें इसको ध्यान से, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न, खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन से विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाते हैं? आपने देखा होगा जब मम्मी सब्जी बनाती है तो वो नींबू सब्जी के अंदर नहीं डालती, जब नींबू जो सब्जी है पूरी पक जाती है उसके बाद में नींबू को काट कर डाला जाता है। क्यों? क्योंकि नींबू में होता है विटामिन सी। क्या होता है? विटामिन सी। विटामिन सी ज़्यादा पकाने से नष्ट हो जाता है, इसलिए इसको खाना बनने के बाद में ऊपर से डाला जाता है। तो अब हमारी मम्मी भी बहुत समझदार है इस केस में, अगर आप ध्यान से देखिए तो सी ऑप्शन सही होगा। विटामिन सी पकाने से नष्ट हो जाता है, इसलिए हम खाने में बाद में डालते हैं। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर पानी का घनत्व, घनत्व मतलब क्या है, डेंसिटी, मैक्सिमम होगी? बिल्कुल 4 डिग्री सेल्सियस पर, सही जवाब है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमजोर एसिड और एक सशक्त बेस होगा इसकी जगह, जिसको हम क्षार बोलते हैं ना, क्षार। तो इनके मध्य जो लवण बने,
नमक यानी कि लवण, इसको आप बोलो लवण बने, उसका पीएच मान क्या हो सकता है। आपने एक पीएच स्केल देखा होगा जिसमें 7 पर होता है लवण। लवण क्या होता है, उदासीन यानी कि न्यूट्रल, न्यूट्रल होता है, हिंदी में हम उदासीन बोलते हैं। इस साइड होता है क्षार, इस साइड होता है अम्ल। अब 7 से कम जाएंगे तो अम्ल होगा, 7 से अधिक जाएंगे तो क्षार, जिसमें ये 6, 5, 4, 3, 2 और 1 आ जाएगा। यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये रहेगा। ठीक है, तो ये होता है पीएच स्केल, जिसमें 0 से 7 के मध्य अम्लता रहेगी और 7 से ऊपर जाएंगे तो क्षार रहेगा। अब एसिड क्या है, कमज़ोर है, और स्ट्रोंग कौन है, क्षार है। स्ट्रोंग क्षार है, मतलब क्षार अपनी तरफ ले जाएगा जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसको, मतलब 7 से 14 के बीच में अगर कोई संख्या आती है उसको हम चुनाव कर लेंगे, यानी डी ऑप्शन आपका सही है 10। ठीक है, क्षारीय प्रवृत्ति होगी जो लवण बनेगा उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑक्जेलिक एसिड का स्रोत है। क्लास को जिन स्टूडेंट्स ने लाइक नहीं किया है लाइक ज़रूर करें, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, अभी के अभी ऐप डाउनलोड करना है आपको तरुणा डिफेंस एकेडमी का प्ले स्टोर से, उसमें इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑक्जेलिक एसिड का स्रोत है। सिरका, आंवला, इमली या टमाटर। जल्दी से जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका टमाटर। डी ऑप्शन को क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, लास्ट क्वेश्चन है साइंस का, उसके बाद मैथ स्टार्ट होगी। दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। दो विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, उनके अंदर जो कण है ना, उनके स्वतः ही आपस में मिश्रित हो जाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन आपके सामने बताना है, क्या नाम होता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हिंदी में इसका नाम मेरे हिसाब से विसरण होता है, विसरण नाम होता है, देख लेना एक बार आप। ठीक है, हिंदी में। तो ये आपके साइंस के प्रश्न भी हो चुके हैं, 30 प्रश्न हो चुके हैं। अब आते हैं आपके प्रश्न गणित के। ठीक है, जल्दी से जवाब देंगे। ये आपके सामने अभी प्रश्न आपके स्टार्ट होने वाले हैं। एक आदमी अपने वेतन का 10% जीपीएफ में लगाता है। ठीक है, जो भी वेतन है, वेतन अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 10% किस में लगा दिया, जीपीएफ में। ठीक है, 10% लगा दिया। अब शेष बचा वेतन कितना है, शेष बचा वेतन कितना है, 100% था, 10 लगा दिया, 90% उसके पास बचा हुआ है वेतन अभी। ठीक है, यदि जीपीएफ देने के बाद उसका कुल मासिक वेतन 13,500 रुपये है, तो उसका मासिक जीपीएफ कितना होगा। ठीक है, अब उसका वेतन कितना है, 13,500। हमारे हिसाब से प्रतिशत में कितना है, 90% है, तो 90% बराबर है उसका वेतन यहाँ पे 13,500 रुपये। 1% की वैल्यू आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, 90 यहाँ पे कहाँ चल जाएगा, भाग में। अब वेतन होता है आपको पता है 100%, तो 100% के लिए निकाल लेते हैं। चलिए पहले 1% की वैल्यू देख लें, तो इससे काट देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास, 150 है ना, 150। तो 100% के लिए निकालेंगे तो 150 गुणा 100 कितना आ गया आपके पास, 15,000। मतलब उसका वेतन कितना था, 15,000 था एक महीने का। ये उसका वेतन आ गया एक महीने का। अब आपको बताना है कि जीपीएफ 10% जो है वो भरता है, तो वेतन कितना है, 15,000। 15,000 का 10% निकाल दो, प्रतिशत है तो बटे में 100, 10% निकालते आपको पता है, 2 0 काट देंगे, कितना बचेगा आपके पास, 1500। ये इसने जीपीएफ में भर दिया। ठीक है, मतलब हर महीने वो जीपीएफ में कितना भर रहा है, 1500 रुपये भर रहा है, जो कि बी ऑप्शन में आपको मिल रहा है, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है।
एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है, उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको वृत्त पता है, वृत्त इस तरह से होता है ना। वृत्त की आपको क्या बताई है, परिधि, मतलब ये जो पूरा चक्कर है ये आपको बताया है, जब आप इसका एक चक्कर लगा लेते हो वो 88 मीटर है। परिधि का सूत्र आपको पता है 2πr होता है बराबर 88 मीटर, ठीक है। त्रिज्या ज्ञात करें। ये जो लाइन है आपको दिख रही है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं, जिसको जनरली हम आर से लिखते हैं। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ये देखो 2 का मान कितना है, 22/7। आर की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, बराबर 88 है। आर को इस साइड रखो, बाकी सबको दूसरी साइड भेज दो। 7 यहाँ बटे में था, गुणा में आ जाएगा। 22 और 2 ऊपर गुणा में थे, नीचे भाग में आ जाएंगे। बस अब इनको काट लीजिए और उत्तर आ जाएगा आपके सामने। ये 2 से कट जाएगा पहले तो 44, अब ये 22 से भी कट जाएगा, 7 दूनी 14, तो 14 मीटर यहाँ पे आपका आंसर आएगा। कहाँ है, बी ऑप्शन में, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इजी प्रश्न है, लेकिन इस तरह का प्रश्न बहुत बार आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है, इसको नोट करें। किर्की के एग्जाम में आया हुआ है ये प्रश्न। ये देखो, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। देखो सबसे पहले आपको पता है इस तरह से जो ब्रैकेट के बाहर गुणांक में हो, ऊपर घातांक में हो, तो उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसको चेंज करूँगी। 64 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 64 को मैं 4 की घात 3 लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि 4 गुणा 4 गुणा 4 क्या होता है, 64 होता है। इसको मैं 4 की घात 3 लिखूँगी। लिख रही हूँ मैं यहाँ 4 की घात 3। ऊपर है 2/3 और फिर है 1/2, ठीक है। अब देखिए ये 3 से 3 कट जाएगा क्योंकि गुणा हो जाता है आपस में। फिर क्या बचेगा मेरे पास, 4 की घात 2 बचेगा, ठीक है। और फिर ब्रैकेट में क्या है, ऊपर 1/2 है। अब फिर से मैं यहाँ पे इसको काटूंगी, ये 2 गुणा में है, ये भाग में ही कट जाएगा, 4 की घात 1 बचेगा, जिसका अर्थ 4 ही होता है। तो ये इतना बड़ा सा जो बवंडर था उसका उत्तर 4 आ चुका है। ए ऑप्शन आपका सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा प्रश्न है। यदि 950 किलो आम का मूल्य 38,000 रुपये है, आम की बात कर दी भाई, बहुत बढ़िया। मूल्य कितना है, 38,000 रुपये है, तो 555 किलो आम का मूल्य ज्ञात कीजिए। कर सकते हो या नहीं कर सकते। 950 का दिया हुआ है, 1 किलो का मूल्य ज्ञात कर लो। 1 किलो का जो भी मूल्य आए उसको 555 से गुणा कर दो, ठीक है। चलो कर सकते हो ना, कर सकते हो या नहीं कर सकते भाई। चलो कोई बात नहीं, करके दिखा देते हैं। देखो पहले 1 केजी का मूल्य निकालो। 1 केजी कैसे निकालोगे, यहाँ पे 950 का दिया हुआ है, तो इसको 950 से डिवाइड कर दो, ठीक है। इनको आप काटोगे तो आपके पास 40 आना चाहिए। फिर 40 को आप 555 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, लगभग 22,200 आएगा आपके पास में, देख लेना। सी ऑप्शन क्या हो जाता है आपका, सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट कीजिए थोड़ा। ये कोई सीरीज दी हुई है, इसको पूरा करना है। कर पाओगे, कर पाओगे भाई, क्यों नहीं कर पाओगे। 2 की स्क्वायर करो 4, 3 की स्क्वायर, 3 को 3 से गुणा 9, 4 को 4 से गुणा, 4 की स्क्वायर 16, 5 को 5 से गुणा 25, और फिर 6 को 6 से गुणा 36 उत्तर आना चाहिए। देखो एक बार 36 बिल्कुल डी ऑप्शन में मिल रहा है। PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जवाब दीजिए। पेपर मैंने बता दिया है, किर्की का पेपर है। किर्की कैसे लिखते हैं भाई, ऐसे लिखते हैं क्या, किर्की का पेपर है ये 2020 का, 2020 में दिसंबर में हुआ था शायद। तो 212 का वर्ग ज्ञात करना है, वर्ग स्क्वेयर। वैसे तो आप 212 को 212 से गुणा करके भी ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा तरीका और होता है, क्या होता है, स्मार्ट तरीका। स्मार्ट तरीका क्या है आपको बताएं। आपने बचपन में एक सूत्र पढ़ा था, क्या, a+b की होल स्क्वायर का पढ़ा था। क्या था, a² + b² + 2ab, ये था या नहीं था। तो इस सूत्र से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, इस तरह से कर सकते हैं। ये 212 है, 212 को आप क्या लिख सकते हो, 200 + 12 ऐसे करके लिख सकते हो। अब 200 को a मान लो और 12 को b मान लो, ठीक है, मान लिया। और इस सूत्र में मान फिट कर दो, करोगे तो क्या हो जाएगा, 200
प्लस 12 की होल स्क्वायर बराबर 200 की स्क्वायर प्लस 12 की स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह 200, बी की जगह 12। यही है, इस तरह से भी कर सकते हो। ऐसे करना ज़रूरी नहीं है कोई। 212 को 212 से गुणा करके भी आप वर्ग ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। 212 को 212 से गुणा करके भी वर्ग ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और चाहो तो आपको अगर यूज टू हो जाए तो आप ऐसे कर सकते हो। अब 200 की स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाता है? हाँ जल्दी से करके बताओ। 40,000 बिल्कुल। नेक्स्ट 12 की स्क्वायर आपको बताइए 144। 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 4800। अब अगर स्क्वायर याद है तो ये फटाफट टर्म आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इन सबको जोड़ दो, कितना आता है जोड़ोगे तो? इधर तो 4 4 और ये आ जाएगा 9, 8 एक 9, और यहाँ क्या बचता है 4, और यहाँ क्या बचता है 4। ये संख्या देखो कहीं ऑप्शन में है क्या? है ना, डी ऑप्शन में ये भी है। वरना 212 को 212 से गुणा कर देना, सूत्र वूत्र याद नहीं रहे तो छोड़ देना, ठीक है, सीधा गुणा कर देना। और अगर इस तरह से आपका अगर दिमाग चलता हो, फटाफट चलता हो, तो ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि दो संख्याओं का गुणनफल, कोई दो संख्याएं हैं फर्स्ट और सेकंड मान लो, गुणनफल उनका कितना है 4725, ठीक है। महत्तम समापवर्तक जिसको हम कहते हैं HCF कितना है 15। लघुत्तम समापवर्तक जिसको आप कहते हो LCM, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है। आपको बचपन में ही एक सूत्र बताया हुआ है, 7वीं 8वीं क्लास में। क्या था? जब कोई दो संख्याएं दी हुई हो, उनका गुणनफल उनके HCF और LCM के बराबर होता है। बताया था मैडम ने, बिल्कुल बताया था। आपने ध्यान से सुना या नहीं सुना वो अब आपको पता, ठीक है। स्कूल में बताया गया हमको। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या इनका गुणा कितना है 4725, लिख लिया। बराबर HCF कितना है 15, LCM हमको निकालना है। तो ये जो 15 है ना, इसको इधर ले जाओ, ये भाग में चला जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा? भाग में। LCM अकेला हो गया, ठीक है। अब इसको काट लो, काटो जल्दी से, बताओ कितना आता है। काटो भाई। 315, 315 कहाँ? बी ऑप्शन में, ठीक है, बी ऑप्शन में मिल रहा है। अब डायरेक्ट आपको ये इतना सब खिचड़ी पकाने की ज़रूरत नहीं है। जब समझने लग जाओगे कि हाँ भाई ये सूत्र होता है, HCF की वैल्यू दी हुई है, LCM की निकालनी है, तो वहाँ पे इतना लिखोगे नहीं आप क्या करोगे? आपको पता है कि इनके गुणा के अंदर सीधा हम इसका 15 का भाग देंगे, उत्तर आएगा। आप सिर्फ ये एक लाइन लिखोगे और फिर बी ऑप्शन पे टिक करोगे। 1 सेकंड भी नहीं लगेगी शायद इसमें, है ना। तो ये कब होगा? जब आपकी प्रैक्टिस होगी, आप समझने लग जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है, ठीक है। ये घंटे में बता रहा है, ठीक है। 45 मिनट में कितने किलोमीटर का सफ़र तय करेगी? अब कई बच्चे क्या करते हैं कि मिनट घंटे ये देखते ही नहीं है, सीधा निकालने लग जाते हैं, उत्तर गलत हो जाता है। मिनट और घंटे आगे इकाई क्या दी हुई है उस पर ध्यान दोगे, उस पर ध्यान दोगे, ठीक है। तो 45 मिनट है, इसको आगे जाके आपको घंटे में चेंज करना ही पड़ेगा। आपको एक सूत्र बचपन में पढ़ाया गया है, चौथी 5वीं क्लास में टीचर ने क्या पढ़ाया था? दूरी का सूत्र, चाल गुणा समय। दूरी का सूत्र क्या था? चाल गुणा समय। चाल का मान कितना दिया हुआ है? 75। समय, समय यहाँ पे 45 मिनट है। 45 मिनट को आपको घंटे में चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करोगे तो 60 का भाग देना पड़ेगा। क्यों? 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60। तो 60 का भाग दोगे। अब करो इसको, काट दो। 75 और ये ऊपर 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, काट लेना। और 15 का भाग दिया है। 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60। नहीं समझे क्या? अब 75 को 3 से गुणा करो और 4 का भाग दे दो। लगभग 56.25 के अराउंड आना चाहिए। ये देखो सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में आपको मिल रहा है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। कौन सा प्रश्न है? 39। R + S की वैल्यू -8 दी हुई है। R गुणा S की वैल्यू, कुछ निशान नहीं है ना बीच में, मतलब गुणा का निशान है। -12 दी हुई है। R² + S² का मान ज्ञात करना है। कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो आप। पहले हमने एक सूत्र पढ़ा था, उसके आधार पर करेंगे। R + S की होल स्क्वायर क्या होता है सूत्र? R² + S² + 2RS, ठीक है।
आपको यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करो, ये 2RS प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो आर प्लस एस की होल स्क्वायर यहाँ पे है, ये 2RS यहाँ के माइनस का हो गया। यहाँ पे क्या बचा आपके पास, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये इतना आपके पास बचता है। अभी आर प्लस एस की वैल्यू आपके पास है, ये रही -8, ठीक है। ऊपर क्या है, स्क्वायर है, इसको लगाना नहीं भूलेंगे, -2। ये आर एस की वैल्यू भी आपके पास है, कितनी है, -12, तो -12 यहाँ पे रख देते हैं, बराबर है आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ठीक है। 8 की स्क्वायर करो, कितनी होती है, 64 होती है। किसी भी चीज़ की स्क्वायर करते हैं तो जो माइनस है वो भी प्लस में बदल जाता है। ये माइनस बाहर आके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 दूनी 24। ये वैल्यू यहाँ पे चल रही है आपकी आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की। 64 और 24 को आप ऐड करेंगे, 88 वैल्यू आएगी आपके पास। देखो डी ऑप्शन सही है बिल्कुल। 39 नंबर क्वेश्चन आपका हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अनुपात का, 3:8 बराबर 6:x हो तो x की वैल्यू फाइंड करने। अनुपात को आपको पता है, आप बटे में लिख सकते हो, इस तरह से मैंने आपको बताया हुआ है। वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x यहाँ ऊपर चला जाएगा, 6 यहाँ पे पहले से था, नीचे यहाँ पे 3 आ जाएगा, 8 यहाँ नीचे है, दूसरी साइड जाएगा तो ऊपर गुणा में जाएगा। इसको काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16। x की वैल्यू 16 आनी चाहिए। देखो बी ऑप्शन सही है। ये प्रश्न बहुत ही इजी आया था। इस तरह के प्रश्न इजी होते हैं, इनको गलत करने की संभावनाएं बननी ही नहीं चाहिए। 10, 20, 30, 40 और 50 का औसत क्या है। औसत का सूत्र आपको बताया, राशियों का योग बटे राशियों का संख्या। इन सभी को जोड़ दो, सभी को जोड़ दो, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस में 50, सभी को जोड़ा, बटे में कितनी है, 1 2 3 4 5, नंबर कितना है, 5 है। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कितना हो गया, योग करो, 150 बटे 5, 5 तिये 15 और 0 30, 30 होना चाहिए एवरेज औसत जो है। बहुत ही ईजी प्रश्न था ये भी। 640 का 45% प्लस 450 का 64% बराबर 1440 का कितना प्रतिशत होगा। कर पाओगे, हाँ कर पाओगे, कोई खास बात नहीं है। देखो 640 का कितना है, 45% लिखो, पहले तो लिखो 640, 640 का अर्थ क्या होता है, गुणा, 45 का 45% का मतलब बटे में 100, ठीक है। प्लस, आगे प्लस है ना, प्लस करो, 450 का 450 लिखो, का अर्थ मैंने बताया हुआ है गुणा, 64%, 64 का अर्थ गुणा, ये 100 मैंने एक्स्ट्रा में लिख दिया शायद, 450 का 450 का अर्थ गुणा, आगे क्या है 64 है, तो 64% का अर्थ क्या होता है, बटे में 100, ठीक है, बराबर 1440 का कितना परसेंट, 1440 का कितना परसेंट, कितना में पता नहीं, एक्स मान लिया, परसेंट है तो बटे में 100, परसेंट का बटे में 100 लगाना कभी मत भूलना वरना सवाल गलत हो जाएगा, इसको ध्यान में रखो। अब देखो 100 इसमें भी, 100 इसमें भी, 100 इसमें भी, 100 कॉमन आएगा इन दोनों में से, बाहर आ जाएगा 100, ठीक है, एक मिनट रुको, 100 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 100 ये और ये कट जाएगा, फिर इन दोनों में से 100 कॉमन आएगा, ठीक है, और इस वाले 100 से कट जाएगा। ये बात आप समझ गए। चलो नेक्स्ट देखो, तो ये तो कट गया, इनका काम खत्म हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ऊपर क्या बचता है आपके पास, ये बचता है 640 गुणा 45 प्लस 450 गुणा 64 बराबर में है 1440 गुणा एक्स। एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है ना आपको, एक्स को अकेला रखो, ये जो संख्या है ना इसको मैं भाग में ले जा रही हूँ दूसरी साइड, तो यहाँ सिर्फ एक्स बचा आपके पास, और ये 1440 यहाँ किस में आ गया, डिवाइड में आ गया, ठीक है, कर सकते हो इतना आप। अब क्या करो, इन दोनों को आपस में गुणा कर लो, इन दोनों को आपस में गुणा कर लो और इससे कट कर दो। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले एक काम और भी कर सकते हो, क्या काम, कि इसमें भी एक ज़ीरो है, इसमें भी एक ज़ीरो है, तो 10 कॉमन ले सकते हो आप, 10 कॉमन लोगे बाहर, और 10 यहाँ नीचे भी है, तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कट जाएगी। ऊपर अब आपके पास यहाँ बचेगा, मैं यहाँ सोल्व करूँगी, इसको यहाँ पे सोल्व कर रही हूँ, ठीक है, देख लो, 64 गुणा 45, जीरो मैंने कॉमन लेके काट दिया, उसको 10 बना के, 45 गुणा 64 बटे में कितना है, 144 बचता है अब आपके पास। इजी हो गया अब आपको सोल्व करना, है ना। अब देखो
छोटी सी बात आप देखोगे तो यहाँ भी 64 गुणा 45, यहाँ भी 64 गुणा 45, मतलब डबल बार है तो 2 गुणा 64 गुणा 45, डबल बार है मतलब 2 गुणा 64 गुणा 45, ताकि मुझे इसको गुणा नहीं करना पड़े। समझ में आ रहा है? गुणा नहीं करना पड़े, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिख लिया। बटे में क्या चल रहा था 144। अब मैं इसको काट लूँगी। अब इसको मैं काटूंगी तो मेरे पास यहाँ पे लगभग आ जाएगा, कितना आना चाहिए, काट के दिखाऊं? देखो, पेन चेंज करते हैं एक बार। 2 से काट लो सबसे पहले, इजी रहेगा। 2 साते 14, 2 दूनी 4, 72 से कट गया। इसको काट सकते हो आप 8 के पाड़े से आराम से, 8 बार, और ये 8 में 72, 9, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, यहाँ क्या बच्चा 8 और 5, 8 पंजे 40, 40 उत्तर आ रहा है। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 40। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो काटने के अंदर हम कुछ ट्रिक या कोई टेक्निक अपना के काटना फटाफट कर सकते हैं। जो सोल्व करते हैं ना, वो सोल्व हम फटाफट कर सकते हैं इसको। ठीक है, सी ऑप्शन हो गया अब आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष में साधारण ब्याज दिया है, ये 180 रुपये है, तो मूलधन यानी प्रिंसिपल कितने रुपए होगा, ये आपको फाइंड करना है। आपको सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र बताया हुआ है, PRT बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बताया हुआ है। सिर्फ ये एक सूत्र याद रखो, इसी के अंदर सारी वैल्यू रख दो, अपने आप सवाल हो जाएगा। तो SI की जगह कितना है 180 बराबर मूलधन पता नहीं P, R का मान, दर का मान कितना है 5%, ये रहा, समय कितना है 3 वर्ष, ये रहा, बटे में क्या है 100। 1 सेकंड भी नहीं लगेगी, बस ये एक सूत्र ज्ञात करना है आपको। ठीक है, ये 100 यहाँ चला जाएगा गुणा में, 5 और 3 ये दूसरी साइड जाके भाग में, तो 180 गुणा 100 बटे 5 गुणा 3, P की वैल्यू आ जाएगी। इसको सोल्व कर लोगे तो, या मैं करके बताऊँ सोल्व? कोई बात नहीं, चलो कर लेते हैं। 3 से इसको काट लो, 3 छक्के 18, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 60 और 20 को गुणा करो, 6 दूनी 12, 1200 आ जाएगा। डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, मिल रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 44वां क्वेश्चन है। 45 क्वेश्चन तक मैथ के आएंगे, उसके बाद फिर रीजनिंग के रहेंगे। आपको पता है, कोई 1 मीटर लंबा तार है, उससे एक वृत्त बनाते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वृत्त किस तरह से होगा? इस तरह से होगा, आपको बताएं। इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पहले आपको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7, आर क्या होता है? त्रिज्या होता है, ये वाली, ये आर है। ठीक है, तो 1 मीटर लंबे तार से एक वृत्त बना है, ये तार है, और इससे ये ऐसे बना है, मतलब ये क्या है? परिधि है। ये क्या है? परिधि। परिधि का आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 1 मीटर की है। ठीक है, तो पहले तो परिधि का सूत्र लगाकर हम आर का मान निकाल लेते हैं। परिधि का सूत्र आपको पता है कितना होता है? 2πr बराबर 1 मीटर दिया हुआ है। 2 का 2, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान हम निकाल ही रहे हैं 1 मीटर। ठीक है, आर को इस साइड रखेंगे, बाकी सभी दूसरी साइड चले जाएंगे। 1 था इधर, कुछ नहीं था, 7 ऊपर चला गया, 22 और 2 नीचे आ गए, ये है। ठीक है, ये आर की वैल्यू आई है आपकी, जिसको थोड़ा और अगर सरल करें तो 22 दूनी 44, 7/44 हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सोल्व कर रहे थे आप, पाई की वैल्यू आप 22/7 लिख चुके हो, आर स्क्वायर लिखना है, यानी आर को 2 बार, 7/44, 7/44 लिख दिया। अब काट लो, अब काट लो फटाफट से। 7 से 60 कट गया, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, ऊपर आपके पास बचता है 7, नीचे 44 और 2 आपस में गुणा होकर 88, 7/88 ये आता है आपके वैल्यू क्षेत्रफल की। अब इसको चेक करो कि ये सब तो हम मीटर में निकाल रहे थे, और यहाँ पे किस में है? सेंटीमीटर में है। जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो, 100 से गुणा होता है। ठीक है, और ये हमने क्या निकाला है? क्षेत्रफल निकाला है। ये हमारा अभी मीटर स्क्वायर में है, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 बार 100 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ओनली मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 1 बार 100 से गुणा करते हैं। मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करो, 2 बार 100 से गुणा कर दो। अब इसको कट कर लो, अब क्या कर लो? इसको कट कर लो। लगभग ये वाला उत्तर आपका आना चाहिए 795.45, दिख रहा है क्या? 795.45 सेंटीमीटर स्क्वायर।
या फिर इसको वर्ग सेंटीमीटर भी आप हिंदी में बोल सकते हो। कर लिया? तो ये हो जाएगा 45वां प्रश्न, मैथ का लास्ट प्रश्न है भाई। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? कहाँ है प्रश्न चिन्ह? ये रहा। 145 प्रतिशत, प्रतिशत है तो क्या करना पड़ेगा? बटे में 100, का अर्थ गुणा, ये क्या है 700.05, ठीक है, प्लस 22.99 गुणा 15, ये है। इसको सोल्व करना है, ये 15 है भाई, इसको सोल्व करना है और बताना है कि क्या आएगा। कर पाओगे? पहले तो ये जो पोर्शन है इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करके देखो क्या आता है एक बार। 145 है, ये नीचे 2 0 है ना, इन 2 0 को हटाओ और ये पॉइंट को 2 संख्या और बाद में खिसका दो, तो ये इस तरह से हो जाएगा, प्लस 22.99 गुणा 15, ठीक है। इतना काम हो गया। अब इनको आपस में गुणा कर लो, इसको गुणा करते हैं तो लगभग 1.5 आएगा क्या? गुणा करके देखो भाई एक बार, जल्दी से गुणा करके देखो। ये संख्या आएगी आपके पास, इन दोनों को गुणा करोगे तो लगभग आपके पास ये संख्या आनी चाहिए, है ना, 653, ठीक है। मैंने ये पहले ही करके देखा हुआ है, आप लोग भी फटाफट करके देख लीजिए। तो इनको फिर आप ऐड करोगे, इनको आप जोड़ोगे तो आपके पास लगभग 1372.07 के अराउंड संख्या आपकी बनेगी, जो कि कौन से ऑप्शन में आपको मिल रही है? लगभग ये सी ऑप्शन, लगभग आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से सोल्व करके आप देख लेना अपनी कॉपी में। अब रीजनिंग आपके सामने आ चुकी है, भाग 4 तर्क शक्ति। कोई कोड भाषा में क्लॉक को ये लिखा गया है, उसी कोड भाषा में स्टेप्स को क्या लिखा जाएगा? बताइए जल्दी से। ये देखो जस्ट उल्टा करके लिखा गया है, सी सबसे पहले था, सी लास्ट में आ गया, एल दूसरे नंबर पे आगे से था, एल दूसरे नंबर पे पीछे से, फिर ये ओ इस तरह से है, ठीक है। तो करो, सबसे पहले एस है ना, सबसे पहले तो एस क्या चला जाएगा? सबसे लास्ट, फिर टी, फिर ई, फिर पी और फिर एस, तो ये बनेगा SPETS, SPETS। बी ऑप्शन में मिल रहा है क्या आपको? तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उल्टा कर दिया, मतलब क्रम उल्टा, ठीक है। ये वो रिलेशनशिप वाला प्रश्न आ गया, रक्त संबंध वाला। पी माँ है के की, ये के है, पी क्या है? इसकी माँ है, ठीक है, पी माँ है के। अब के का अभी तक अपने को पता नहीं लड़का है या लड़की, अभी तक नहीं पता, पर ये पी का बच्चा है ऐसे मान लेते हैं। के बहन है डी की, अब पता चल गया कि ये लड़की है, ये क्या है? लड़की है, मतलब पी की क्या हो गई? बेटी हो गई, ठीक है। के बहन है डी की, मतलब एक डी और है, अब ये डी की क्या है? बहन है, मतलब ये डी भी किसका बच्चा है? ये पी का बच्चा है। अभी तक डी के बारे में पता नहीं, डी लड़का है या लड़की अभी तक नहीं पता, अब आगे पता चलेगा। देखो डी पिता है जे का, अब पता चल गया ये लड़का है, मतलब ये बेटा था पी का बेटा है, लड़के का पता चल गया। और इसका के का क्या है? भाई है, के का क्या हो गया? भाई हो गया, ठीक है। ये दोनों के और डी भाई बहन हो गए। और अब क्या कहा है? डी पिता है जे का, जे का पिता है, जे को और लेके आओ, जे का पिता है, ठीक है, जे का पिता है, यानी जे इसका बेटा हो गया। पी का जे से क्या संबंध है? पी डी की माँ थी, ठीक है, और बेटे का बेटा, बेटे का बेटा क्या होता है? पोता होता है, मतलब ये दादी लगेगी, दादी लगेगी, ग्रैंड मदर। डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। जब प्रश्न का उत्तर दो तो एक बात ध्यान से देख लेना, पी का जे से क्या संबंध है? संबंध किसका किससे पूछा है, इस बात को नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अक्षर इस क्रम को पूरा करेगा? इस क्रम को पूरा कौन सा अक्षर करेगा वो आपको बताना है। अगर x में से भाई 3 कम करते हैं तो u पर आता है, 3 कम करते हैं फिर r पर आता है, और 3 कम करते हैं o पर, और 3 कम करते हैं l पर, l से 3 कम करोगे क्या आएगा? i पर। i है क्या ऑप्शन में? है सी ऑप्शन, समझ में आई? ओके,
पेड़ों की कोई पंक्ति है, उसमें एक पेड़ बाएं तरफ से, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड है। एक पेड़ बाएं तरफ से 7वां है, ठीक है। एक पेड़ दाहिने तरफ से कितना है, 14 नंबर पे 14वां है। तो उस पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं? जब भी इस तरह का प्रश्न आए, या तो पेड़ों की संख्या देता है, बच्चों का दे देता है कि एक बच्चे लाइन में बैठे हैं, एक जो बच्चे की स्थान है वो लेफ्ट साइड से 7वां है, दूसरे बच्चे का स्थान जो है उस बच्चे का स्थान जो है राइट साइड से 14वां है। तो कुल कितने बच्चे होंगे पंक्ति में, इस तरह से प्रश्न देते हैं। तो चाहे पेड़ का नाम आ जाए चाहे बच्चे का नाम आ जाए, इस तरह के प्रश्नों को करने का एक ही तरीका है। जब टोटल नंबर निकालने हो इसके कि टोटल कितने लोग हैं, दोनों को जोड़ो 7 और 14 और उसमें से 1 माइनस कर दो, दोनों को जोड़ो 1 माइनस कर दो, तो 21 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 20। 20 उत्तर आना चाहिए। ऑप्शन है क्या सी ऑप्शन? सी ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, ये एक लास्ट में घटाते नहीं है, फिर गलत हो जाता है, ठीक है। तो 20 उत्तर आएगा। ये देखो लास्ट प्रश्न है आपका रीजनिंग का। लगभग 40-45 मिनट की क्लास थी, पूरा पेपर हो चुका है। और अधिक प्रश्न देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी मॉडल पेपर आप देख पाएँ, ठीक है। विकल्पों में अगला पद क्या होगा, इसको देखो पहले, इसमें क्या संबंध निकल के आ रहा है। अगर आप देखो, जेड का वाई से क्या संबंध है, एक कम है। वाई का एक्स से क्या संबंध है, एक कम है। एक्स का डब्ल्यू से क्या है, एक कम है। ए का बी से एक अधिक है। बी का सी से एक अधिक है, +1। सी का डी से +1। अब डब्ल्यू का संबंध देखोगे अगर आप, तो डब्ल्यू से एक कम करो, नीचे वाले में एक कम करना है ना, डब्ल्यू से एक कम करो तो कितना आएगा, वी। और डी का एक बढ़ा दो तो ई, वी ई। वी ई कहाँ पे है, सी ऑप्शन, ध्यान से करना, सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपके 50 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। ओएमआर भरने के लिए भी आपके पास पर्याप्त समय बच चुका है, लगभग 45 मिनट की क्लास रही। वो भी यहाँ पे इसमें डिजिटल स्क्रीन पर लिखना पड़ता है तो समय लगता है, और समझाने में समय लग जाता है, बीच में बातचीत में समय लग जाता है। आपका आराम से 40 मिनट के अंदर पूरा पेपर हो जाएगा अगर इसी तरह से आप करते रहे पेपर। तो प्रैक्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी के अभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाएं, वहाँ पर लिंक है, लिंक को ज्वाइन करें और इसका PDF आपको मिल जाएगा। कल सुबह तक उसको डाउनलोड करें टेलीग्राम से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।